मुझे बचाओ पापा। रुद्र सड़क पर गिरते हुए चिल्लाया और ठीक उसी वक्त सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। एसपी प्रणव अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। उसने बिजली की फुर्ती से छलांग लगाई और बच्चे को सड़क के किनारे से खींच लिया। बेटा तुम ठीक तो हो? प्रणव ने बच्चे के माथे से मिट्टी साफ करते हुए पूछा। पापा आप आ गए? रुद्र ने प्रणव की पुलिस वाली वर्दी देखी तो उसे गले लगा लिया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। रुद्र चलो यहाँ से, ये तुम्हारे पापा नहीं है, दिव्या ने घबराई हुई आवाज में कहा और बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो उन्हें पैदा क्यों करते हो? प्रणव ने बहुत गुस्से में कहा। लेकिन तभी तेज हवा के एक झोंके से दिव्या के चेहरे से दुपट्टा सरक गया। प्रणव के कदम जमीन में गड़ गए और उसकी सांसें थम गई, क्योंकि उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके बारे में उसने सुना था कि वो 5 साल पहले मर चुकी है। तुम जिंदा हो दिव्या? ये सब कैसे हो सकता है? प्रणव की आवाज गले में ही फंस गई और उसकी आंखों में गहरा सदमा साफ दिख रहा था। आप हम दोनों से दूर रहे और जाकर अपनी पहली बीवी के साथ खुश रहिए, दिव्या ने कड़वाहट और गुस्से के साथ जवाब दिया और वहां से जाने लगी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही दिव्या। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मुझे सच बताओ दिव्या, तुमने ये झूठ क्यों बोला था कि तुम मर चुकी हो? प्रणव ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। मेरी मौत का झूठ ही हम दोनों की जान बचा सकता था, वरना आपकी बीवी के घर वाले हमें चैन से नहीं जीने देते, दिव्या ने रोते हुए अपना दर्द बताया। पर तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया दिव्या? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, प्रणव ने बहुत दुखी होकर कहा। क्या भरोसा करती मैं आप पर प्रणव? आप पहले से शादीशुदा थे। आपने ये बात मुझसे छुपा कर रखी थी। मैं मजबूर था दिव्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि जब हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें खुद सब सच बता दूंगा, प्रणव ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाते हुए कहा। आपके उस एक सच छुपाने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई प्रणव। मुझे अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा और न जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खानी पड़ी। दिव्या फुट फुट कर रोने लगी। रुद्र, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, उसने दिव्या का हाथ थाम दिया। मम्मा, आप रो क्यों रही है? क्या इन अंकल ने आपको डांटा है? रुद्र ने मासूमियत से पूछा। नहीं बेटा, ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ही तो तुम्हें बचाया है। दिव्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और रुद्र को गले लगा लिया। प्रणव रुद्र की मासूमियत देखकर मुस्कुरा तो दिया, पर उसके दिल में तूफान मचा था कि न जाने इन 5 सालों में दिव्या ने क्या कुछ सहा होगा। चलो दिव्या, हम यहाँ बीच सड़क पर खड़े होकर तमाशा नहीं बन सकते। तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, हम कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। प्रणव ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी प्रणव, क्योंकि मेरा अब आपसे कोई रिश्ता नहीं बचा है, दिव्या ने साफ कह दिया। प्रणव ने रुद्र की तरफ देखते हुए एक गहरे अंदाज में कहा। हमारा रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था, और अब तो ये रिश्ता और भी गहरा हो चुका है। दिव्या पुरानी यादों में खोते हुए कहने लगी। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया प्रणव? हमें तो पिछले वक्त की वो सारी बातें फिर से याद करनी पड़ेंगी। ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब 22 साल की दिव्या अपने सौतेले बाप के जुल्म सहने पर मजबूर थी। उसका बाप एक बहुत ही लालची और पत्थर दिल इंसान था, जो सिर्फ पैसों के लिए अपनी बेटी तक का सौदा भी कर सकता था। दिव्या के सौतेले बाप ने कमरे में बैठे एक बूढ़े आदमी से कहा, सेठ जी, लड़की बिल्कुल तैयार है, बस आप 10 लाख निकालिए और इसे अभी अपने साथ ले जाइए। उस बूढ़े आदमी ने गंदी नजरों से दरवाजे की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि पैसे तो मैं साथ लाया हूँ, लेकिन शर्त यह है कि लड़की मुझे आज ही अपने साथ लेकर जानी है। उसके बाप ने खुशी खुशी नोटों की गड्डी गिनते हुए उसे यकीन दिलाया कि आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं अभी इसकी माँ को बोलता हूँ कि उसे दुल्हन बनाकर बाहर लाए। दिव्या दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो फौरन रोती हुई किचन में अपनी माँ के पास गई और उनके गले लगकर कहने लगी, मम्मी मुझे बचा लीजिए, पापा मेरा सौदा एक बूढ़े आदमी से कर रहे हैं। माँ ने घबरा कर और रोते हुए दिव्या को पीछे के दरवाजे की तरफ धकेला और कहा, बेटा तू यहाँ से भाग जा, ये जालिम इंसान तुझे बेच देगा। मैं इसे रोकती हूँ, तू बस जल्दी से घर से निकल जा। दिव्या ने रोते हुए कहा, मम्मी मैं आपको इस दरिंदे के पास अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तभी उसके बाप ने बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। वो चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो, अंदर क्या खिचड़ी पका रही हो तुम दोनों माँ बेटी? माँ ने रोते हुए उसे बद्दुआ दी। तूने मेरी बेटी का सौदा करके बहुत बुरा किया है, लालची इंसान, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसके सौतेले बाप ने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर उसकी माँ के बाल पकड़ ले। उसकी माँ ने दर्द से तड़पते हुए कहा, भले ही तू मुझे मार दे, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी तक पहुंचने नहीं दूंगी। वो बहुत दूर जा चुकी है, लगता है लड़के हाथ से निकल गए हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। उसके बाप ने घबराकर सेठ से कहा। सेठ ने धमकी दी कि अगर आज रात तक वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और अपने 10 लाख भी सूद समेत वापस लूंगा। दिव्या की माँ ने दिव्या को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया था और रोते हुए कहा था, मेरी फिक्र मत कर बेटी, बस अपनी इज्जत बचा ले और यहाँ से दूर चली जा।
तभी सेठ के गुंडों ने दिव्या को सड़क पर भागते हुए देख लिया और चिल्लाए, ओए लड़की, कहाँ भाग रही है? पकड़ो इसे। दिव्या अंधेरे में सड़कों पर बिना कुछ सोचे भाग रही थी और रोते हुए दुआ मांग रही थी, हे भगवान, मेरी मदद कर और मुझे इन दरिंदों से बचा ले। दूसरी तरफ 28 साल का एसपी प्रणव अपनी गाड़ी में जा रहा था। उसकी अपनी जिंदगी भी कोई खास खुशहाल नहीं थी, क्योंकि 25 साल की उम्र में ही खानदानी मजबूरी की वजह से उसकी शादी 27 साल की मोहिनी से कर दी गई थी। मोहिनी एक बहुत ही अमीर और पावरफुल जमींदार की बेटी थी, जो प्रणव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हर वक्त उस पर अपना रौब जमाती रहती थी। यूनिवर्सिटी के दिनों में प्रणव दिव्या को बहुत पसंद करता था, लेकिन अपने हालातों की वजह से वो कभी अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो दिव्या को नहीं भूल पाया था। वो अक्सर उसकी यादों में खो जाता था। उधर दिव्या अपनी जान बचाकर भाग रही थी और गुंडे बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके थे। अचानक एक मोड़ पर ही दिव्या एक गाड़ी के सामने आ गई। प्रणव ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई। मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दिव्या गाड़ी के बोनट पर गिरते हुए चिल्लाई। प्रणव फौरन गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गन निकालकर उन गुंडों की तरफ तान दी। पुलिस की वर्दी और बंदूक देखकर वो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। दिव्या, तुम इस हाल में यहाँ क्या कर रही हो? प्रणव ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, वो दंग रह गया। दिव्या ने रोते हुए प्रणव की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिल गई हो। प्रणव, आप यहाँ? दिव्या ने सिसकते हुए अपनी पूरी हकीकत बयान कर दी कि कैसे उसके सौतेले बाप ने सिर्फ 10 लाख के लिए उसका सौदा कर दिया था और वे लोग उसे एक गलत अड्डे पर ले जा रहे थे। प्रणव ने उसे तसल्ली देते हुए गाड़ी में बिठाया और कहा, तुम परेशान मत हो दिव्या, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ और उस आदमी से भी हिसाब चुकता करता हूँ। दिव्या डर गई और कहने लगी, प्रणव, आप वहां मत जाइए, वे लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग आपको भी चोट पहुंचा सकते हैं। प्रणव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी स्टार्ट की और बोला, तुम एक पुलिस वाले को डरा रही हो दिव्या? इन जैसे गुंडों को तो मैं रोज सीधा करता हूँ, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। जैसे ही वे घर पहुंचे, दरवाजा खुलते ही दिव्या के सौतेले बाप ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, कहाँ से मुंह काला करके आई है लड़की? आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उसने दिव्या की माँ को धक्का दिया, जिससे उनका सिर पास की टेबल के कोने से जा टकराया। माँ बुरी तरह जख्मी होकर फर्श पर गिर पड़ी। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और दिव्या को बुरा भला कहने लगे। एक पड़ोसन ने तंज कसते हुए कहा, देखो जरा, कैसी बेशर्म लड़की है जो रात की इस वक्त एक पुलिस वाले के साथ आई है। दूसरी औरत ने भी मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते थे। अपनी जुबान बंद रखो तुम सब। प्रणव की गरजदार आवाज ने सबको खामोश कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, यह शख्स पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर रहा था। सौतेले बाप ने बड़ी मुखारी से रोने का नाटक किया और मोहल्ले वालों से बोला, ये पुलिस वाला मेरी बेटी को भगा कर ले गया था और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। प्रणव ने गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे झिंझोड़ते हुए कहा, शर्म करो, अपनी ही बेटी का सौदा करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? दिव्या रोती हुई अपने बाप की तरफ बढ़ी और चिल्लाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी माँ को मारा है। प्रणव ने उसे रोकते हुए समझाया कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो, कानून उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। इसी बीच प्रणव के फोन पर डिपार्टमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आ गई और उसे फौरन एक सीरियस मामले के लिए पहुंचने का हुक्म दिया गया। प्रणव दिव्या और उसकी माँ को तसल्ली देकर वहां से जाने लगा। प्रणव ने जाते हुए कहा, दिव्या, मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से निकलना पड़ रहा है, पर तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लेकिन प्रणव के जाते ही दिव्या के सौतेले बाप के सिर पर खून सवार हो गया। उसने एक भारी डंडा उठाया और दिव्या की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, तेरी वजह से मेरे 10 लाख रुपए डूब गए, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिव्या बुरी तरह डर गई और रोते हुए पीछे हटने लगी। उसने हाथ जोड़कर मिन्नती की, पापा प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पर उस जानवर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने डंडा हवा में लहराते हुए कहा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। हालात बिगड़ते देख एक पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई और पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिव्या की माँ जख्मों का दर्द सह नहीं पाई, वो फर्श पर बेजान पड़ी थी। प्रणव भी वहां पहुंच चुका था। उसने गुस्से में सौतेले बाप की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जालिम को फौरन गिरफ्तार करो, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने उसे हथकड़ियां पहनाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिव्या अपनी माँ की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। प्रणव, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। प्रणव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अकेली नहीं हो दिव्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं हर कदम पर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। दिव्या ने रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और पूछा,
आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं प्रणव? हमारा तो अब कोई रिश्ता भी नहीं रहा। कॉलेज खत्म हुए इतने साल गुजर चुके हैं। प्रणव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए एक फैसले वाले अंदाज में कहा, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते दिव्या। बस इतना याद रखो कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें अपनी माँ के लिए मजबूत बनना होगा, क्योंकि तुम्हारे रोने से उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। मैं कैसे मजबूत बनूं प्रणव? मेरा तो कोई सहारा ही नहीं बचा। ये घर अब मुझे काटने को दौड़ता है और माँ के बिना ये दीवारें मुझे डराती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो दिव्या। मैंने वादा किया है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं सब काम छोड़कर तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। तुम बस एक आवाज देना। अब तुम अंदर जाओ और थोड़ा आराम करो। प्रणव खुद भी बोझिल कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजर गए। दिव्या ने खुद को घर के कामों में बिजी कर लिया और मोहल्ले में भी खामोश रही। लेकिन एक शाम जब दिव्या सामान लेने के लिए पास की दुकान पर जा रही थी, तो अचानक उस बूढ़े सेठ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी दिव्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हारा सौदा मुझसे किया है और मेरे 10 लाख रुपए उसने हड़प लिए हैं। अब तो तुम्हें हर हाल में मेरे साथ चलना ही होगा। मेरी हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस बूढ़े आदमी ने लालची नजरों से दिव्या को देखते हुए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। दिव्या ने घबराकर पीछे हटते हुए गुस्से में जवाब दिया, मुझसे दूर रहो बदतमीज इंसान। तमीज से बात करो, वरना मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो मैं मरते दम तक नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला। सेठ ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, तुम शोर मचाओ या रो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई तो जबरदस्ती घसीट कर ले जाऊंगा। दिव्या के हाथ कांप रहे थे। उसने प्रणव का नंबर मिलाया और जैसे ही कॉल रिसीव हुई वो फूट फूट कर रो पड़ी। हेलो प्रणव, मुझे बचाइए। ये बूढ़ा सेठ मुझे तंग कर रहा है और गली में मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है। ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। प्लीज जल्दी आ जाइए। दिव्या तुम वहीं रुको और बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम इसे बातों में उलझा कर रखो और फोन मत काटना। मैं अभी इसे बताता हूँ कि किसी शरीफ लड़के को तंग करने का अंजाम क्या होता है। 21 यार को फोन मिला रही हो? तुम जैसी लड़कियां तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे भी उस पुलिस वाले के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है, जो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है? जरूर तुमने उसे भी अपनी जाल में फंसा रखा है। मोहल्ले वालों को जमा होते देखकर सेठ ने दिव्या पर गंदे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। दिव्या ने रोते हुए उसकी बात काटी, अपनी बकवास बंद करो। एक शरीफ लड़की पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी प्रणव की गाड़ी वहां कर रुकी और वो तेजी से बाहर निकला। उसने गुस्से में सेठ का कॉलर पकड़ा और उसे पीछे धक्का देते हुए चिल्लाया, तुम सुधरोगे नहीं ना? मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि इस लड़की से दूर रहो। अगर अब तुमने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, देखो तो कैसी लड़की है, रोज नए नए मर्दों के साथ इसके झगड़े होते रहते हैं। हमें तो ये शुरू से ही ठीक नहीं लगती थी। तभी वहां खड़े एक पंडित ने हालात को देखते हुए और लोगों की बातें सुनकर प्रणव को सलाह दी, बेटा, ये आदमी इस शरीफ बच्चे को परेशान कर रहा है और इसका कोई वारिस भी नहीं है जो इसका ख्याल रख सके। क्यों ना तुम इस लड़के से शादी करके इसे अपनी पत्नी बना लो। इससे रोज रोज का ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर दिव्या ने प्रणव की तरफ देखा और बोली, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणव। अगर आप मुझसे शादी कर ले तो मुझे इस घटिया इंसान और दुनिया के तानों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, वरना ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे और मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। दिव्या ने उम्मीद भरी नजरों से रोते हुए प्रणव की तरफ देखा तो प्रणव ने भी बिना देर किए पंडित जी से कह दिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इसी वक्त दिव्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बस तैयारी शुरू कीजिए। प्रणव तो कॉलेज के दिनों से ही दिव्या को पसंद करता था, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात उससे छुपा ली कि वो पहले से शादीशुदा है। मंदिर में सादगी से उनकी शादी हो गई और वो बूढ़ा सेठ जलील होकर वहां से चला गया। शादी के बाद प्रणव ने मुस्कुराकर कहा, दिव्या, अब मैंने तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरी इज्जत हो और मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत अच्छे से आता है। अब से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है। दिव्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आ सकती है। उसने इमोशनल होकर कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी खुशी आ सकती है। मैं तो सोचती थी कि मेरी पूरी जिंदगी दुखों में ही गुजरेगी। लेकिन प्रणव, आपने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया। क्या वो हमारी इस शादी को मानेंगे? क्या वो मुझ जैसे अनाथ लड़की को अपनाएंगे? प्रणव ने बात को टालते हुए कहा, तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो दिव्या, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा।
मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगे। तुम बस ये याद रखो कि अब तुम मेरी हो और हमें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। मैं बहुत जल्द तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा कि सही वक्त आने पर वो मोहिनी के बारे में उसे सब सच बता देगा। कुछ वक्त बहुत हंसी खुशी से गुजर गया। प्रणव हर रोज अपनी ड्यूटी के बाद सीधा दिव्या के पास आता और दोनों घंटों बातें करते। दिव्या को लगने लगा था कि उसके सारे दुख खत्म हो गए हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि प्रणव की पहली बीवी मोहिनी को उसकी दूसरी शादी का पता चल गया था। एक दिन जब प्रणव अपनी ड्यूटी पर गया था, तब मोहिनी के पापा, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे, अपने गार्ड्स के साथ अचानक दिव्या के घर आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की हमारे दामाद के साथ नहीं रह सकती। हम तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे और तुम्हारा वो हाल करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। दिव्या इस अचानक हुए हमले से सदमे में थी। उसने पीछे हटते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और मेरे पति के बारे में ये सब क्या कह रहे हैं? आप लोग जबरदस्ती मेरे घर में कैसे घुस आए और आप किस दामाद की बात कर रहे हैं? मोहिनी के पापा ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और दहाड़ते हुए कहा, हम प्रणव की पहली बीवी के घर वाले हैं और अगर तुमने चुपचाप उसकी जिंदगी से निकलने का फैसला नहीं किया तो हम प्रणव को उसकी जॉब से निकलवा देंगे और उसे जान से भी मार देंगे। हम बहुत पावरफुल लोग हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रणव पहले से शादीशुदा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने तो कहा था कि वो मुझे अपने घर वालों से मिलवाएंगे। दिव्या के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो सदमे में वही फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। मोहिनी के भाई ने उसे धमकी देते हुए कहा, हमने पुलिस डिपार्टमेंट में अपने कॉन्टैक्ट यूज करके प्रणव का ट्रांसफर एक बहुत दूर के इलाके में करवा दिया है। अब वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा और अगर वो वापस आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बेहतर यही है कि तुम खुद इस शहर से गायब हो जाओ, वरना हम तुम्हें और उसे दोनों को मार देंगे। एक एक कर वो लोग वहां से चले गए। दिव्या समझ चुकी थी कि ये लोग बहुत पावरफुल है और अगर वो प्रणव की जिंदगी से नहीं निकली तो ये लोग उसकी नौकरी और जान दोनों छीन लेंगे। वह अपनी मोहब्बत को कोई नुकसान पहुंचते नहीं देख सकती थी। उसने भारी मन से अपनी माँ का घर एक जानने वाले को किराए पर दे दिया और रातों रात बिना किसी को बताए दूसरे शहर अपनी विधवा बुआ के पास चली गई। जब वो रात के अंधेरे में छिपते छिपाते अपनी बुआ के घर पहुंची तो उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। बुआ, प्रणव को यही लगना चाहिए कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी में उसकी भलाई है। अगर वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया तो वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, पर उसे कुछ नहीं होने दे सकती। मैं उसकी बर्बादी की वजह नहीं बनना चाहती। बुआ ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो दिव्या? तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। ये अमीर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन दिव्या अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं बुआ, मोहिनी के घर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। वे प्रणव की जान ले लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि कल जो ट्रेन खाई में गिरी है उसके पैसेंजर्स की लिस्ट में किसी तरह मेरा नाम डलवा देते हैं और मेरी कुछ चीजें वहां रखवा देते हैं, ताकि सबको यकीन हो जाए कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। दिव्या ने यह दर्दनाक और खतरनाक प्लान सिर्फ प्रणव की फिक्र में बनाया था। बुआ ने भारी मन और रोती हुई आंखों के साथ हामी भर दी। ठीक है बेटी, अगर तुम दोनों की भलाई इसी में है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन याद रखना, यह फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा और तुम्हें उस इंसान से हमेशा के लिए दूर कर देगा जिसे तुम बेपनाह प्यार करती हो। कुछ दिन बाद दिव्या की तबीयत अचानक खराब होने लगी। जब बुआ उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो लेडी डॉक्टर ने एक हैरान करने वाली खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए दवाइयों का पर्चा थमाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी भांजी माँ बनने वाली है और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। ये सुनकर दिव्या के पैरों तले से एक बार फिर जमीन निकल गई। हे भगवान, आपने एक ऐसा इम्तिहान मेरी किस्मत में लिख दिया। अब मैं इस बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी और इसे इसके बाप के साय के बिना जीना कैसे सिखाऊंगी? वो क्लिनिक से बाहर आते ही अपने पेट पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस खबर पर खुश हुए या अपनी किस्मत पर रोए। बुआ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाला और हिम्मत देते हुए कहा, तू रो मत दिव्या, ये बच्चा तो तेरे और प्रणव के प्यार की निशानी है। हम दोनों मिलकर इसे बहुत अच्छे से पालेंगे और एक काबिल इंसान बनाएंगे। अब तू ये रोना धोना बंद कर और इस नन्ही सी जान के बारे में सोच। दूसरी तरफ प्रणव कई हफ्तों बाद अपने ट्रांसफर वाले इलाके से जैसे तैसे जान छुड़ाकर वापस अपने शहर पहुंचा। वो सीधा दिव्या के घर गया। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाकर दरवाजा खटखटाया। दिव्या, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गया। तुम्हारा प्रणव अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अंदर से जो आवाज आई उसने प्रणव के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। एक अजनबी आदमी ने दरवाजा खोला और प्रणव की वर्दी देखकर हैरानी से पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं और रात के इस वक्त किसे ढूंढ रहे हैं? ये घर तो हमने किराए पर लिया हुआ है। प्रणव के माथे पर पसीना आ गया।
उसने घबराहट में पूछा। क्या मतलब है, किराए पर लिया है? मेरी बीवी दिव्या कहाँ है? वो तो यही अपनी माँ के साथ रहती थी। उसने ये घर कब और क्यों किराए पर दे दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस आदमी ने जवाब दिया। हमें कुछ नहीं मालूम भाई साहब। हमें तो एक प्रॉपर्टी डीलर ने ये घर दिलाया है और बताया कि मकान मालिक दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं। आप चाहे तो उस डीलर से पूछ सकते हैं। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। प्रणव पागलों की तरह पूरे शहर में दिव्या को ढूंढने लगा। उसने हर जानने वाले से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी उसे थाने से एक ऐसी कॉल आई जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। फोन पर एक पुलिस वाले ने बहुत ही अफसोस के साथ खबर दी। सर, कल जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक लेडी का बैग मिला है। बैग में जो आईडी कार्ड है उस पर दिव्या नाम लिखा है और फोटो भी साफ दिख रही है। आप फौरन यहाँ आकर पहचान कर लीजिए। प्रणव चिल्लाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दिव्या मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो जिंदा है। मैं अभी आ रहा हूँ। प्रणव रोते हुए और तेज गाड़ी चलाते हुए थाने पहुंचा। जैसे ही उसने डेस्क पर रखा दिव्या का जला हुआ बैग और आधा जला हुआ आईडी कार्ड देखा, वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। तुमने मेरे साथ ये क्यों किया दिव्या? तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? प्रणव ने उस जले हुए बैग को अपने सीने से लगा लिया और रो रो कर पूरा थाना सिर पर उठा लिया। वहां मौजूद पुलिस वाले भी उसे चुप कराने में नाकाम रहे। वक्त गुजरता गया और 5 साल का लंबा और मुश्किल समय देखते ही देखते बीत गया। प्रणव ने खुद को ड्यूटी और काम में पूरी तरह डुबो लिया था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या दूसरे शहर में अपने 5 साल के बेटे रुद्र के साथ एक बिल्कुल नई और खामोश जिंदगी गुजार रही थी। मामा, मेरे पापा कब आएंगे? स्कूल में मेरे सभी दोस्तों के पापा उन्हें छुट्टी के वक्त लेने आते हैं और उनके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स भी लाते हैं। रुद्र ने अपना छोटा सा बैग कंधे पर लटकाते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा। दिव्या ने अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए और आंखों में आए आंसू पीते हुए रुद्र के गालों को चूमा और बोली, बेटा, आपके पापा बहुत दूर एक बड़े शहर में काम करते हैं ना? जब उनकी ड्यूटी खत्म होगी तो जल्दी से अपने प्यारे बेटे के पास आ जाएंगे। तब तक आप अपनी मम्मा और दादी से ढेर सारा प्यार कर लो। मम्मा, आप तो हर बार यही कहते हैं, लेकिन पापा तो कभी नहीं आते। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ और जब वो आएंगे ना तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। रुद्र ने प्यारा सा मुंह बनाया और बुआ की तरफ भाग गया। दूसरी तरफ प्रणव की जिंदगी में एक और तूफान आ चुका था। मोहिनी हॉस्पिटल के बिस्तर पर डिलीवरी की तेज दर्द से तड़प रही थी और उसकी हालत पल पल बिगड़ रही थी। प्रणव ने घबराहट में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और मेरा बच्चा कैसा है? क्या सब नॉर्मल है? डॉक्टर ने सिर झुकाते हुए अफसोस के साथ कहा, हमने बहुत कोशिश के बाद आपकी बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन मोहिनी की हालत बहुत खराब थी। उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और हम इतनी कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचा सके। हमें बेहद अफसोस है। आप सब्र से काम लें। मोहिनी की माँ ने हॉस्पिटल में रोते हुए प्रणव का कॉलर पकड़ लिया और उसे बुरा भला कहने लगी। ये सब तुम्हारी और तुम्हारी उस मनहूस बीवी की वजह से हुआ है। मेरी जवान बेटी तुम्हारी लापरवाही की वजह से चली गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्रणव ने बेबसी से जवाब दिया। मैंने मोहिनी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। मैं खुद उसे बड़े हॉस्पिटल ले आया था। ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। इसमें मेरा या किसी का कोई कसूर नहीं। अब प्रणव एक छोटी सी बेटी का बाप था और उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो चुकी थी। इसी बेरंग जिंदगी के बीच वो आज हॉस्पिटल से किसी केस के सिलसिले में वापस जा रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर भागते हुए रुद्र पर पड़ी और उसने दिव्या को अपने सामने जिंदा पाया। उसे एक पल ने उसकी मरी हुई उम्मीदों में फिर से जान डाल दी। पाश की कड़वी यादों से बाहर आते हुए प्रणव ने गाड़ी में बैठी दिव्या की तरफ देखा और कहा, दिव्या, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जो होना था वो हो गया। अब मैं तुम्हें और अपने बेटे रुद्र को हमेशा के लिए अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। दिव्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, प्रणव, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आपकी एक बेटी है, आपकी एक अलग जिंदगी है और मैं अब उसमें कोई दखल नहीं देना चाहती। मुझे और मेरे बेटे को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो दिव्या, और रुद्र मेरा अपना खून है। तुम मुझसे मेरा बेटा दूर नहीं कर सकती। मैंने पिछले 5 साल तुम्हारे बिना एक जिंदा लाश की तरह गुजार दिए है। अब मैं और दुख नहीं सह सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और कल मैं अपने घर वालों को तुमसे मिलवाने लाऊंगा। प्रणव ने फैसला सुनाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और दिव्या खामोशी से सिर झुकाकर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो प्रणव से और दूर नहीं भाग सकती। उधर मोहिनी की माँ ने गुस्से में कहा, मैं अपनी फूल जैसी नातिन को इस 2 कौड़ी की लड़की के हवाले कभी नहीं करूंगी। प्रणव, तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं मोहिनी की बेटी को किसी सौतेली माँ के भरोसे छोड़ दूंगी। मोहिनी की माँ ने गुस्से में सोफे पर बैठते हुए कहा और अपनी छोटी सी पोती को सीने से लगा लिया। मम्मी जी, आप एक बार दिव्या से मिल तो लीजिए। वो बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की है।
और रुद्रा और इस बच्ची में कभी कोई फर्क नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो मेरी बेटी को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार देगी। प्रणव ने उनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो जानता था कि उनके दिल में दिव्या के लिए बहुत नफरत भरी है। मैं किसी दिव्या को नहीं जानती और ना ही मुझे उससे मिलने का कोई शौक है। तुमने हमसे छिपाकर दूसरी शादी की और मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना दी। अब तुम चाहते हो कि मैं उस औरत को अपना लूं? ये कभी नहीं होगा। तुम बेशक उसके पास जाओ, लेकिन मेरी नातिन मेरे पास ही रहेगी। मोहिनी की माँ ने बहुत ही सख्त और दो टूक लहजे में अपना फैसला सुना दिया। आप मुझे जितनी चाहे सजा दीजिए, लेकिन प्लीज इस बच्ची को उसके बाप से दूर मत कीजिए। दिव्या का इस समय कोई कसूर नहीं था। वो तो पिछले 5 साल से अपने बेटे के साथ अकेले दर दर की ठोकरें खा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके हस्बैंड ने उसे जान से मारने की धमकियां दी थी। प्रणव ने वो कड़वी सच्चाई उनके सामने रखी, जिसे वो अब तक अनजान थी। क्या कह रहे हो तुम? मेरे पति ने उसको धमकियां दी थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया था कि वो लड़की खुद तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। मोहिनी की माँ ने हैरानी और सदमे से प्रणव को देखा, क्योंकि उनके पति ने उनसे झूठ बोला था। जी हाँ, उन्होंने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए दिव्या को धमकाया था और मेरा ट्रांसफर भी करवा दिया था, ताकि मैं उस तक ना पहुंच सकूं। दिव्या ने मेरी नौकरी और जान बचाने के लिए खुद को एक ट्रेन हादसे में मरा हुआ साबित कर दिया। आप खुद ही सोचिए, जो लड़की मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, क्या मेरी बेटी को प्यार नहीं देगी? प्रणव की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आवाज भर आ गई। अगर तुम्हारी बात में इतनी सच्चाई है तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ उस लड़की से मिलने चलूंगी। लेकिन अगर मुझे उसके बर्ताव में जरा सी भी कमी नजर आई तो मैं अपनी पोती को उसी वक्त वापस ले आऊंगी और तुम फिर कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। मोहिनी की माँ ने एक शर्त रखते हुए आखिरकार हाँ कर दी। दूसरी तरफ दिव्या अपने घर में बहुत परेशान थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि प्रणव ने आज अपने घर वालों को लाने का वादा किया था। बुआ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं प्रणव की पहली बीवी की माँ मेरे साथ कैसा बिहेव करेगी। वो तो पहले से ही मुझसे बहुत नफरत करती है। कहीं वो मुझसे मेरा रुद्र ही ना छीन ले। दिव्या ने बेचैनी में कमरे में चक्कर काटते हुए अपनी बुआ से अपना डर जाहिर किया। तो बिल्कुल फिक्र मत कर दिव्या, तूने हमेशा सबका भला सोचा है। भगवान तेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। तो बस हिम्मत रखना और उनसे बहुत तमीज और प्यार से पेश आना। बुआ ने उसे तसल्ली दी और रुद्र के बाल संवारने लगी। तभी बाहर दरवाजे पर आहट हुई। मम्मा, दरवाजे पर कौन आया है? मैं देख कर आता हूँ। रुद्र एक्साइटमेंट में भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने प्रणव एक रोबदार औरत के साथ खड़ा था, जिनकी गोद में एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी। तुम जरूर रुद्र होगे। बेटा, अंदर जाकर अपनी मम्मा को बुलाओ। मोहिनी की माँ ने रुद्र को गौर से देखते हुए कहा, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल प्रणव से मिलती थी। रुद्र जल्दी से अंदर गया और दिव्या को बुला लाया। दिव्या अपना दुपट्टा ठीक करती हुई बाहर आई। हेलो आंटी, अंदर आइए। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? दिव्या ने अपनी घबराहट छुपाते हुए बहुत तमीज से उन्हें अंदर आने को कहा और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। तो तुम हो दिव्या, जिसने मेरे दामाद पर ऐसा जादू कर दिया है कि वो मेरी बेटी के मरने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे ही गुण गा रहा है। मोहिनी की माँ ने बैठते ही बहुत ही तंज भरे लहजे में बात शुरू की। मैंने किसी पर कोई जादू नहीं किया आंटी, ये तो बस हालात का फेर था जो हम सबके यहाँ ले आया। मैं तो खुद पिछले 5 साल से गुमनाम जिंदगी गुजार रही थी। दिव्या ने सादगी से जवाब दिया और उनके सामने पानी का गिलास बढ़ाया। हाँ, वो सब तो प्रणव ने मुझे बता दिया है कि मेरे पति ने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन मैं यहाँ पुरानी बातें दोहराने नहीं आई। मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि क्या तुम मेरी इस मासूम पोती को सगी माँ का प्यार दे सकोगी या इसके साथ भी वही पुरानी सौतेली माँ वाला बर्ताव करोगी। मोहिनी की माँ ने बच्चे को दिव्या की तरफ बढ़ाते हुए सीधा सवाल किया। आप मुझ पर भरोसा रखिए, ये बच्ची आज से मेरी अपनी बेटी है। मैं रुद्र और इसमें कभी कोई फर्क नहीं करूंगी और इसे वो सारी खुशियां दूंगी जो एक सगी माँ देती है। दिव्या ने जल्दी से आगे बढ़कर उस छोटी सी बच्ची को बहुत प्यार से अपनी गोद में ले लिया और उसका माथा चूम लिया। रुद्र भी भागकर पास आ गया और बच्ची को देखकर खुशी से उछलने लगा। मम्मा देखिए ना, ये कितनी प्यारी गुड़िया है। क्या अभी हमारे साथ रहेगी? रुद्र ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, ये आपकी छोटी बहन है और अब आपको इसका बहुत ख्याल रखना है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए रुद्र को समझाया। बच्ची ने दिव्या की गोद में जाते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया, जिसे देखकर कमरे का तनाव काफी हद तक कम हो गया था। वैसे तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। तुम्हारी माँ का नाम क्या था लड़की? मोहिनी की माँ ने दिव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें पास्ट का कोई चेहरा याद आ रहा था। मेरी मम्मी का नाम गायत्री था, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। दिव्या ने उदासी से जवाब दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या गायत्री, जिसके माथे पर एक छोटा सा निशान था? मोहिनी की माँ ने बहुत हैरानी से पूछा और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। जी बिल्कुल, आप मेरी मम्मी को कैसे जानती है? वो तो किसी से ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। दिव्या ने भी उतनी ही हैरानी से उनकी तरफ देखा। हे भगवान, एक ऐसा इत्तेफाक है। मोहिनी की माँ के मुंह से बस यही निकला।
गायत्री तो कॉलेज के दिनों में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन शादी के बाद हमारा कांटेक्ट टूट गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी उस सहेली की बेटी हो। मोहिनी की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आगे बढ़कर दिव्या को गले लगा लिया। दिव्या भी रोते हुए उनके गले लग गई, जैसे उसे अपनी माँ दोबारा मिल गई हो। मेरी मम्मी भी अक्सर अपनी एक सहेली का जिक्र करती थी, जो बहुत अमीर थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे उनका नाम नहीं बताया था। क्या वाकई आप मेरी मम्मी की दोस्त थे? हाँ बेटा, मैं वही बदनसीब दोस्त हूँ जो वक्त के हाथों मजबूर होकर अपनी सहेली से बिछड़ गई थी। मुझे माफ कर दो दिव्या, मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा। मैं तो तुम्हें कोई लालची औरत समझ रही थी, लेकिन तुम तो मेरी अपनी बेटी जैसी हो। दिव्या की माँ ने रोते हुए दिव्या का माथा चूमा और उसके आंसू पोंछे। दिव्या ने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी। आप मुझसे माफी मत मांगिए आंटी जी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। हालात ही ऐसे बन गए थे कि गलतफहमियां बढ़ती गई। अब मुझे आंटी जी नहीं बल्कि माँ कहना। मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी नातिन को कभी रोने नहीं दोगी। मेरी गायत्री की बेटी कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकती। मोहिनी की माँ ने खुश होते हुए कहा और प्रणव की तरफ देखकर मुस्कुराई। प्रणव जो इतनी देर से खामोशी और खुशी के साथ ये सब देख रहा था, मुस्कुराकर बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि दिव्या बहुत अच्छी है। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि आपकी नातिन बिल्कुल सेफ हाथों में है। हाँ बेटा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम लोग हंसी खुशी अपनी गृहस्थी बसाओ। मैं कुछ दिन बाद आकर देखूंगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। और हाँ दिव्या, अगर इस प्रणव ने तुम्हें कभी भी तंग किया तो मुझे फौरन बताना। मैं इसकी अच्छी क्लास लूंगी। मोहिनी की माँ ने हंसते हुए माहौल को हल्का कर दिया, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। दिव्या ने बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए बहुत ही खुशी के साथ कहा, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं इस बच्चे को इतने प्यार से रखूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे। कुछ समय बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दिव्या, क्या तुमने रुद्र को स्कूल भेज दिया? प्रणव ने जल्दी से पूछा। जी, वो तो कब का जा चुका है। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ, दिव्या ने किचन से आवाज देते हुए कहा। तभी मोहिनी की माँ अंदर आई। मेरी बच्ची कैसी है और मेरा रुद्र कहाँ है? रुद्र तो स्कूल गया है, और ये देखिए, आपकी नातिन तो अब मेरे बिना कहीं खुशी नहीं रहती, दिव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मोहिनी की माँ ने प्यार से दिव्या को देखा और बोली, मुझे तो पहले दिन से ही यकीन था कि मेरी गायत्री की बेटी मेरी नाती को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। तुमने तो वाकई इस घर को जन्नत बना दिया है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और दिव्या और प्रणव की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। मोहिनी की माँ अब अक्सर उनके घर आती और अपनी नाती और रुद्र के साथ घंटों वक्त गुजारती। उन्हें दिव्या में अपनी वही पुरानी सहेली गायत्री की झलक नजर आती, जिसने अपनी ममता से एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। प्रणव की आंखों में अब वो पुराना दर्द नहीं था, क्योंकि उसके पास अब उसकी पुरानी मोहब्बत और उसका परिवार दोनों थे। जिंदगी में जब सब कुछ बिखर जाता है, तभी इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर पेशेंस से काम ले। जब आपकी नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला भी आपके लिए रास्ते बना देता है। दिव्या ने अपनी पहचान मिटाकर 5 साल अकेले दूसरे शहर में गुजारे। उसने ये सब अपनी किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि प्रणव की नौकरी और उसकी जान बचाने के लिए किया था। उसने अपनी खुशी से ज्यादा अपने प्यार की सलामती को जरूरी समझा। उन 5 सालों में उसने अपने बेटे को अकेले पालकर ये साबित किया कि औरत अगर ठान ले तो दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकती है। उसने कभी भी प्रणव को अपनी मजबूरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। मुश्किलें चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर है और आपके पास पेशेंस है, तो एक ना एक दिन बुरा वक्त खत्म हो ही जाता है और खुशियों का नया सवेरा आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।